बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, एक नए एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त भीगती भागती मॉर्निंग के साथ मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, जो लोग रात को ये सोचकर सोए थे कि सुबह मौसम बहुत अच्छा होगा, उनके लिए सुबह एक सरप्राइज था और वो सरप्राइज पानी की शक्ल में था, क्योंकि बहुत सारे लोग, आज मैं देख रही थी, वैसे तो ये बारिश इतनी ज़्यादा थी उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल जी तैरते उतरते ही ऑफिस पहुंचे हम सब भी, और मैं ये मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि बारिश ज्यादा हुई है तो ज्यादा पानी आएगा, और ऐसा ही हुआ। और लाहौर में तैरना कम होता है, तूरना ज्यादा होता है, जैसा हमने कहा, क्योंकि इतना पानी आ जाता है सड़कों पे। और वो पानी आपको हम दिखा भी रहे हैं, ये मनाजिर अब से कुछ देर पहले के यहाँ पे नाला सुबह के हैं। और कल जब हमने अरमला हसन के मोबाइल फोन के ऊपर कमेंट किया था, ये मेरे मोबाइल की बद्दुआ लगी या वो गुस्सा कर गया, आई डोंट नो भाई, जल थल एक हो गया। और इस वक्त हम गुलबर्ग का जो इलाका है वहां से हम गुजर के आए हैं, सबसे मारूफ और लाहौर का दिल भी कहा जाता है इसको। लाहौर के बारे में हम आपको बता सकते हैं, इसके बेशतर इलाकों में इस वक्त पंजाबी में बात करें तो गोडे गोडे पानी है, और वैसे बात करें तो आई मीन घुटना घुटना पानी, घुटना पानी। नाज़रीन, पानी बहुत ज्यादा है, तो जो आप घर से अगर आप अपने टाइम पे निकलते हैं तो टाइम से 10 मिनट पहले निकलें, क्योंकि आपको स्लो। मुझे कह रही है? हाँ जी, मैं अपने आपको भी कह रही हूँ, मैं टाइम से आज पहले निकली थी, तो लिहाजा बारिश मौसम तो अच्छा है, लेकिन महकमा मौसमियात, जैसे हम कल सरफराज साहब से भी बात कर रहे थे, उन्हें कहा जी एक्सपेक्टेड है कि ये स्पेल जरा थोड़ा इंटेंसिटी वाला होने वाला है, तो आज से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, आइंदा 2 से 3 रोज जारी रहेगा, तो आप अपने आपको प्रिपेयर्ड रखें। मुझे ये समझ नहीं आती कि कुछ स्पेसिफिक एरिया है, जैसे मैं लाहौर की बात कर लेता हूँ, चलो इस्लामाबाद में पानी कम रुकता है, पिंडी में रुकता होगा, लेकिन मुझे इतना तजर्बा नहीं है। लाहौर और कराची का मैं बता सकता हूँ कि स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ पे ब्लॉकेज होती है, चौक होता है, पानी रुकता है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा रुकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम की हम ले लेते हैं, वहाँ पे हमेशा से ऐसा होता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। वहाँ एक अदद मोटर है, जो उस मोटर से वो पूरे कज़ाफी स्टेडियम का पानी निकालने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मशीनरी नहीं है, मतलब एक है, कोई बात नहीं। और वही बात है कि तकदीर अल्लाह मियाँ की और तदबीर हमजा मियाँ की। वो हमजा मियाँ की जो तदबीर है वो कोई इतनी खास है नहीं, उसमें ज्यादा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। एक दो पंप्स तो वहाँ पे लगे हुए हैं, लोग चले, हम जो अमला काम कर रहे हैं उसको तो हम सराहते हैं, वो कोशिश करें, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। इतने बड़े पानी को आप कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्ट कर रही थी इस बार के शहबाज शरीफ साहब हमें ऐसे वो बूट पहने हुए नजर आएंगे, लेकिन अब चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो आई डोंट नो इफ विल बी एबल टू डू इट और नॉट। वैसे मेरे ख्याल में अब करें तो ज्यादा लाइमलाइट में आएंगे वो, अगर वो बूट्स दोबारा। और उनके जो बूट्स हैं उनको तो खास तौर पे हमारे हमारा जो कहते हैं ना पॉलिटिकल कैपिटल या हमारी जो सियासी हिस्ट्री है उसके अंदर उसकी बड़ी अहमियत है, उनके उन बूट्स की। जी माशाल्लाह, क्या अहमियत है? मतलब इसलिए कि उनको याद किया जाता है जब भी जिक्र होता है शहबाज शरीफ साहब का, तो उनके वो बूट्स बड़े मशहूर है। जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें उनकी जो तस्वीर है वो उसमें यकीनी तौर पे वो जरूर उसका हिस्सा होगी। खैर, कमिंग बैक टू दिस वेदर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अल्लाह करे बारिशें हो रही हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि बारिशें खैर की हों और रहमत की हों। और अपने इर्द गिर्द के लोगों का प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा, खासतौर पे जो नशेबी इलाकों के लोग हैं, कि उनके घरों में पानी चला जाता है और लोग बहुत मुश्किलात का शिकार रहते हैं। ऑब्वियसली इस मॉनसून की हम बात करें, लाहौर और पंजाब की सिचुएशन हमने आपको बताया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन भी स्पेल की वजह से मुलतवी हुए हैं, और एक्सपेक्टेड ये कि 28 अगस्त को वो उनको कंडक्ट किया जाएगा, जो सेकंड फेज है बल्दियाती इलेक्शन का। लेकिन स्टिल जी, बी सेफ एवरीवन। अल्लाह ताला ये इस बारिश को हम सब के लिए रहमत की बारिश बना के भेजे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बात करनी है, बहुत कुछ है। आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। रुपया गिर गया, अवामी नुमाइंदों का रेट बढ़ गया। वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब का सियासी मैदान गर्म। तहरीक इंसाफ और नून लीग के एक दूसरे पर अराकीन की खरीदो फरोख्त के संगीन इल्जामात। फवाद चौधरी ने आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ को जेल में डालने का मुतालबा कर दिया। सिंध में मॉनसून की गैर मुतवक्के बारिशें। NA 245 कराची का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक दूसरे मरहले के इलेक्शन 28 अगस्त को होंगे। IMF की पेश की शराइत पूरी न हो सकी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF के मुतालबे पर बिजली मजीद महंगी करने का इशारा दे दिया। जुलाई में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए इजाफा करने की तैयारियां मुकम्मल। किसी भी वक्त आवाम को बड़ा झटका लग सकता है। सेगमेंट सफर शर्त में वकार अहमद मलिक सैर करवा रहे हैं बहते पानियों और गिरती आबशारों की सरजमीन वादी ग़ज़ल की।
जी, हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे आज की बड़ी खबर पर बात करेंगे। बड़ी खबर क्या, बड़ी गिरावट, रुपया गिर गया, एक बार फिर गिर गया। अवामी नुमाइंदों के रेट्स लेकिन नहीं गिरे और वो बढ़ गए हैं। बिल्कुल आपको मालूम है वजीर आला का एक बार फिर इंतखाब होने वाला है पंजाब में। सियासी माहौल गर्म है। 22 जुलाई यानी कि कल 24 घंटे तकरीबन बाकी हैं। वजीर आला पंजाब का रन ऑफ इलेक्शन होने वाला है, जोड़ तोड़ अरूज पर है। रवाबित तेज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो लाहौर में है, उसने डेरे डाल लिए हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जल्द पहुंच रहे हैं, जिसे जल्द आ रहा है। हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए इस वक्त जो मफाहमत के बादशाह हैं और जोड़ तोड़ के माहिर इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब मुतहरिक नजर आते हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अराकीन की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग के संगीन इल्जामात सामने आ रहे हैं। करोड़ों की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि आसिफ जरदारी ने PTI के रुकन असम्बली मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए में खरीद कर तुर्की भिजवा दिया है। मजीद क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहां पहुंचा दिया गया है। MPA खरीदने के लिए 40-40 करोड़ रुपया जो है वो आसिफ जरदारी यहाँ पे दे ही जा रहा है। और एक तमाशा लगा हुआ है, ये जो विशियस सर्कल है सियासत का पाकिस्तान में, अगर इसको हमने ना तोड़ा, पाकिस्तान में जमहूरियत कहीं नहीं जाएगी। 35 करोड़ रुपया जो है वो एक MPA को ऑफर हो रही है कि आपने करना क्या, आपने बाहर चला जाना है। हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे। जी, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, इन्होंने 40 करोड़ कहा, कोई 50 कह रहा है, मतलब करोड़ अभी, हाँ, कोई डिसाइड नहीं हुआ करोड़ अभी कितने हैं, लेकिन चले हम आपको बताएंगे जब हमें पता चलेगा। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वजीर दाखिला पंजाब अता अल्लाह तार साहब ने फवाद चौधरी के दावों को मुस्तरद किया और जवाबी इल्जामात भी लगाए। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। गज़ब खुदा का कि लियाकतपुर से MPA चौधरी मसूद के हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है, ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। इसलिए आपका ये जो रोना है, ये मेरी समझ में आता है कि जो चीखो पुकार है अता तारड़ को गिरफ्तार कर लो, इसको बंद कर दो, ये इसलिए है क्योंकि ये अभी एक इस्तीफा आया है। हो सकता है इसके बाद मजीद भी आ जाए। जी, दूसरी जानिब बात करें पंजाब असेंबली की, तो PTI के नंबर्स ऑब्वियसली ज़्यादा है और हुकूमत पर से बरतरी तो हासिल है। वजीर आला के लिए रन ऑफ इलेक्शन होना है। 22 जुलाई को अवान के जिस अराकीन की मौजूदगी ज़्यादा होगी उनका वजीर आला मुंतखब होगा। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है जी, यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे पास सीनियर तजज़ियाकार अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अतर साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। ये जो हम पहले जब इलेक्शन होता है ना, जब कोई भी, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, तो एक पार्टी जो जीतती है दूसरी पार्टी कहती है जी धांधली हुई है। तो अब ये धांधली वाला शोर तो खत्म हुआ, बड़े पुरसकून तरीके से हो गया। अब जो इंतखाब के मामले में जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लग रहे हैं, इसको आप किस तरह से इस पे कमेंट करेंगे? ऑब्वियसली किस हद तक आप इसको हकीकत समझते हैं कि इसमें सदाकत है, और क्या 22 जुलाई को कुछ सरप्राइज मिलेगा हमें? देखिए, इंतखाब जब हो गया, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, सबको क्लियरली नजर आ गया। आपने भी देखा कि जिस तरीके से PTI ने 15 सीटें जीती और अब वाज़े बरतरी उनकी जमात को हासिल है, लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब भी वहां पे बैठे हुए हैं और वो बज़ेद हैं कि हम लोग अपनी हुकूमत बनाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमने देखा कि जब सियासत अवाम में गई तो वहां पे इन सब को शिकस्त हो गई। जो जरदारी साहब, जिनको सियासत का बादशाह या PhD लोग कहते हैं, उधर तो मैदान में तो ये मार खा गए। अब बंद कमरों की सियासत कर रहे हैं। बंद कमरों की सियासत किस तरह होती है? उसमें लोगों की खरीदो फरोख्त होती है, उसमें साजिशें होती हैं, उसमें ताकतवर हल्कों से मिलकर प्लानिंग होती है। तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल होगा हमजा साहब को अपनी कुर्सी अब बचाना, इसलिए कि इस वक्त भी जो PTI का और उनके इत्तेहादियों का पार्लिमानी जो उस पार्टी का जो इजलास हुआ है उसमें 186 नंबर पूरे हैं। तो अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको, और जिस तरह का माहौल पैदा हो गया उसके अंदर हमजा साहब की कुर्सी बचाना। वैसे अर्मला शायद भूल गई पूछना, मैं पूछ लेता हूँ। आप जो कि लंदन में हैं, तो लंदन में सुना है बहुत गर्मी है। ये गर्मी, इसकी जो असर है ये पाकिस्तानी सियासत तक भी आ रहा है, जो टेम्परेचर्स बढ़े हैं लंदन में।
जी, ये हम तो गर्मियों में आए थे कि क्या पता कुछ दिन अच्छे गुजरे, तो हमारे पाकिस्तान के साथ गर्मी इधर भी आ गई, लेकिन एक आधा दिन काफी ज्यादा गर्मी पड़ी है। वही माहौलियाती तब्दीलियों का जिक्र हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में बारिशें होती हैं और अब पानी ज्यादा आ रहा है, वहां पे भी हमें ये चीजें नजर आ रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया में हो रहा है और जिसका अक्सर पाकिस्तान में पिछले बरसों में हम जिक्र भी सुनते रहे कि दरख्त लगाएं, मौसम को ख्याल रखें, तो उसका जिक्र अब इधर भी हो रहा है। तो काफी गर्मी रही है और काफी हालात यहाँ पे मुश्किल रहे। अच्छा अदर, अब ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, एक कुछ अच्छी बात है जो कुछ ऐसे सहाफ़ी जो कि अमूमी तौर पे पीटीआई के बयानिए को सपोर्ट करते हैं, वो भी अब ये बात कह रहे हैं कि अगर ये मसूद साहब वाला मामला ठीक नहीं है तो शरखपुरी साहब वाला मामला भी ठीक नहीं था। कहने का मतलब ये कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये कतई तौर पे जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, किसी के हक में या किसी के खिलाफ हो। लेकिन फिल वक्त हमें अगर कोई रास्ता नहीं नजर आता तो इसको रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आईनी तौर पे भी अगर नंबर्स पूरे नहीं है और जिसके नंबर ज्यादा है, हमें मालूम है कि वो सीट के ऊपर आ जाता है, और नंबर पूरे करने के लिए फिर क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इज देयर एनी सोल्यूशन? इलेक्शन कमीशन भी ऐसा लगता है कि बेबस है इस हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले को लेकर। कोई सोल्यूशन है कि इसको रोका जाए? कम से कम इखलाकी तौर पर तो ये होने वाला नहीं है कि कोई पार्टी इखलाकी तौर पर ये ना करे। देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन बेबस नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन कसूरवार है। हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि आप सेनेट के इलेक्शन के अंदर शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाएं, लोगों को बताएं कि किसका वोट किसको पड़ा है, वहां पे इलेक्शन कमीशन ने रुकावट डाली। और सेनेट के इलेक्शन में जितना पैसा चला, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की वीडियोज आई और पूरी कौम ने देखा कि सिंध के वो फंड्स इस्तेमाल करने की बातें कर रहे थे, सिंध के एक वजीर से वो लोगों की गुफ्तगू करवा रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन तो इसके अंदर पार्टी है। दूसरी बात ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर ये फैसला दे देती, कोई भी शख्स अगर अपना वोट बेचेगा, चाहे नून लीग खरीदे या पीटीआई खरीदे, वो ताहयात नाहिल होगा, तो उससे भी एक बड़ा डिटरेंट होना था। तो मेरे ख्याल में अवाम तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, जो इदारे हैं जिनकी आईनी जिम्मेदारियां हैं वहां पे मुझे थोड़ी सी कमी नजर आती है। ठीक है, चलें अब जरा थोड़ा मजीद आगे बढ़ते हुए थोड़ा रियलिटी की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन पॉलिटिकली बन रही है नंबर्स को लेकर, हम अगर फॉर द टाइमिंग इस बात के ऊपर से पुश डाल दें कि अगर कोई वोट किसी के खिलाफ ना डाले लेकिन वोट डले ही ना, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। रन ऑफ इलेक्शन का यही एक फॉर्मूला है कि जिसके वोट ज्यादा हैं वो इलेक्ट होने जा रहा है। या तो देयर आर सर्टेन टैक्टिक्स जो कि इस्तेमाल हो सकती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की मूवमेंट और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का आज लाहौर आना, आप इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और क्या तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेकर? क्योंकि कल जितने भी उनके तर्जुमान हैं, उनके जो बयानात आ रहे थे, शहबाज गिल साहब रात गए तक ट्वीट्स कर रहे थे, वो एक बार फिर खौफजदा है कि कहीं उनके फिर नंबर्स कम ना हो जाएं और मसले ना हो जाएं उनके लिए। देखिए, अगर अभी भी उनके नंबर कम हो जाते हैं और परवेज इलाही साहब नहीं बनते तो यकीनन फिर ये जमहूरियत तो नहीं होगी। आसिफ जरदारी साहब वहां पे मौजूद हैं। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि आसिफ जरदारी अगर मैदान में जाते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, मौलाना के साथ, असफंजान वली के साथ, मियाँ साहब के साथ, सब मैदान में जाते हैं, अवाम के सामने खड़े होते हैं, तो वहां पे ये शिकस्त खा के आए, वहां पे ये सियासी बोने नजर आते हैं। लेकिन आसिफ जरदारी साहब की अब कोशिश है कि बंद कमरों में मैं किसी तरीके से हुकूमत बना लूं। मेरे ख्याल में अब ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, सब कुछ खुल के सामने आ गया। मुस्तकबिल में कोई भी अगर ये सोच रहा है कि वो इस किस्म की कोई हरकत करेगा, चाहे पीटीआई से हो, किसी और जमात से हो, मेरे ख्याल में अब अवाम ने एक वाज़ेह फैसला दे दिया है और अब इन जमातों ने खुद फैसला करना है कि ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आएंगे, बंद कमरों में साजिशें करके हुकूमतों में आएंगे, या फिर ये अवामी मैंडेट से आएंगे। तो अब ये इन सियासतदानों का अपना फैसला है, अवाम ने तो फैसला सुना दिया। अवाम ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन दूसरी जानिब बता साहब, ऑब्वियसली ये अब जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हवाले से हो, इसका नुकसान एट द एंड ऑफ द डे पार्टी को होता है। ऑब्वियसली जब पार्टी के मुंतखब या पार्टी जिनको मैंडेट देती है कि वो अवामी नुमाइंदे बने, जब वो इस तरह से पैसे लेकर बिकने को तैयार हो जाती हैं, तो इसका एट द एंड ऑफ द डे पार्टी को नुकसान होता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम नून है या कोई भी जमात है। आपको लगता है कि पार्टी के अंदर भी इस तरह का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये जो हर वक्त फौरी तौर पे इधर से पैसे मिले तो बिकने को तैयार हो गए, तो ये पार्टी को भी इस हवाले से कोई मैकेनिज्म या कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए, बनानी तो चाहिए पार्टीज में। ये देखें, सियासत काफी अरसे से इस तरह की चल रही है, मुख्तलिफ जमातों के अंदर से। 90s में आपको छांगा मांगा की
सियासत हो, फिर उसके बाद पैट्रियट बने पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक जमात निकाली गई। सम टाइम पैसा चलता है, सम टाइम ताकतवर हल्के जमातों को तोड़ देते हैं, तो ऐसा मैकेनिज्म तो होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पार्टियां उस तरह पार्टियां नहीं है ना। आज की सियासत हुई थी जिसको खुद जहांगीर तरीन साहब कह चुके हैं कि लोग कम थे, खान साहब ने कहा यार मजा नहीं आएगा पंजाब में हुकूमत ना हुई तो फिर जहाज उड़ा। ये तो वो कह चुके हैं जब ताल्लुकात अच्छे थे उनके। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी आपकी लंबी तारीख है, लेकिन बात यह है कि एक होती है प्री पोल, प्री इलेक्शन से पहले लोगों को अपने साथ मिलाना, उसमें हो सकता है बहुत सारी ताकतों का उसमें हिस्सा भी हो, तो उनको ये पैगामात भेजे गए हो कि जनाब ये जमात जीत रही, आप इसमें शामिल हो जाएं। एक होता है पार्लिमानी पार्टी जब इलेक्ट हो गई है, वो एक शख्स के या एक बल्ले या एक निशान के ऊपर या शेर के ऊपर या तीर के ऊपर अपना वोट लेके आ गई, उसके ऊपर अवाम ने उनको वोट दिया, फिर उसके बाद अपना वोट बेचना, उसके बाद दूसरी ये तो वो इखलाकी तौर पे बड़े में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, इखलाकी तौर पे बड़ी अच्छी जमहूरियत और मुआशरों की हम बात कर रहे हैं, और जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जो भी कल जिसके सर भी ये ताज सजता है पंजाब का, अगर लेट्स सपोज ये तहरीक इंसाफ के हक में आता है, जो नंबर्स बज़ाहिर बता रहे हैं, तो क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्या स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ इसके बाद? डू दे वांट टू कंटिन्यू, या फिर वही जो एक हम पहले सुन रहे हैं कि मे बी दिल गो फॉर द इलेक्शन और असेंबली तहलील हो सकती है? क्योंकि नून लीग के पास भी एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी मौजूद है, आपको पता ही है, जो उन्होंने बनाई है अदम एतमाद के हवाले से। देखिए ये आगे जाके सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर होगी, लेकिन इस वक्त तक तो वो उनका यही मुतालबा है। कल भी मेरी एक दो रहनुमाओं से बात हो रही थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं फौरी तौर पे। तो उसके अंदर हो सकता है कि फिर केपीके की असेंबली को तोड़ना, पंजाब की असेंबली को तोड़ना, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली है, कश्मीर की असेंबली है, उसके अलावा आपके दीगर सिंध में भी आपके कुछ एमपीएज हैं, तो वो कर सकते हैं, ये बिल्कुल। और मुख्तसरन ये भी बताते जाइएगा, वक्त कम है, मुख्तसरन ये भी बता दीजिए कि एक इतलात कुछ ये भी हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है तहरीक इंसाफ के एमपीएस का जिनको एतराज़ है कि हम 170-75 ऑलमोस्ट 178 सीट्स के साथ क्यों 10 सीटों वाले जमात के जो सरबराह हैं उनको वजीर आला बनाएं। जब पहले नामजद किया गया था, इमरान खान साहब ने किया था, उस वक्त हालात और थे, अब हालात और हैं, पार्टी की फेवर में है, तो एक रिजेंटमेंट मौजूद है इस हवाले से पार्टी के अंदर। इस हवाले से कुछ है इतलात आपके पास? हो सकता है, नेचुरल है, पार्टियों के अंदर होता है ये, पर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो कोई बड़ा फैक्टर है, टू बी ऑनेस्ट। जिस किस्म का सियासी माहौल है, जिनको उन्होंने शिकस्त देनी है, इस वक्त वो किसी को भी खड़ा करेंगे जो दूसरों को शिकस्त दे सके, तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी उसके साथ चलेगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अतर का, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिचुएशन पे और कल वजीर आला का जो इंतखाब होना है उस पर अपना कमेंट दे रहे थे। देखते हैं जी, नंबर गेम के मुताबिक तो तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है, लेकिन कल क्या कोई सरप्राइज मैच अच्छा होगा लेकिन या नहीं? गुड मैच। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, और अब बात करते हैं कुछ तारीखी फतह की जिसने जबरदस्त पाकिस्तानियों का जो मोरल है वो बुलंद किया है, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट को लेकर। एक इंतहाई मुश्किल मैच, मुश्किल फतह, मुश्किल बॉलिंग अटैक के सामने, और ओब्वियसली मुखालिफ टीम की होम ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गोल के अंदर चेस करके एंड मोर देन 340 रन चेस करके नई तारीख बना दी। और इस शानदार फतह में जो नाम हमेशा के लिए एज गोल हीरो लिखा जाएगा वो अब्दुल्ला शफीक का होगा। 408 गेंदें फेस की, 160 रन बनाए और डटे रहे, बिल्कुल सबसे पहले आए और आखिर तक डटे रहे, और श्रीलंका को इस वक्त एक मैच हम हराने में कामयाब हुए हैं। पहले टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बर्तरी हम हासिल कर चुके हैं। इस टीम कॉम्बिनेशन को क्या कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जहां पे हमने ये मैच जीता है वहां पे खामियां भी बहुत रही हैं। हमने स्ट्रगल भी बहुत किया, ऑब्वियसली कुछ ऐसे फ्लॉज भी थे हमारी टीम के अंदर। टीम सिलेक्शन को लेके बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे उनका अंदाजा था कि टीम सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम थी, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन स्टिल नेक्स्ट टेस्ट के लिए यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए या टीम में तब्दीलियां होनी चाहिए, इसी हवाले से हम बात के साथ मौजूद हैं। और आज हमारे शहर में है, लेकिन हमसे हमारी ये शिकायत है कि हमारे सेट पे नहीं आए, कश्ती अवेलेबल ना होने की वजह से उनको बुला नहीं। मिर्जा साहब गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच, वेलकम टू लाहौर। कैसे हैं आप, खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर अरमला, आपको भी और इमरान को।
थैंक यू। बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके शहर में कराची में हम बरसात छोड़कर आए थे और यहाँ आकर फिर बरसात ये आपकी वजह से हो रही है। देख लें मिर्जा साहब, जिधर आप जाते हो उधर बरसात हो जाती। जबरदस्त। मिर्जा साहब, कल हमने एक तारीख रकम की है ऑब्वियसली गोल के हवाले से। आपने ही हमें बताया था कि इसमें इस मैदान के अंदर पाकिस्तान के लिए टेस्ट जीतना एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जरा इस फतह के हवाले से बात करें, फिर हम थोड़ी सी फ्लॉस को भी डिस्कस करेंगे टीम को लेकर। देखें अरमला, 268 रन सबसे ज्यादा स्कोर था इस मैदान पर जो हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका ने बनाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान ने नई तारीख रकम की 344 रन का जो टारगेट था। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 8 बरस में तीसरी मर्तबा ये टारगेट जो है वो 300 से ज्यादा रन हदफ का ताक़ुब करके श्रीलंका के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीता है। इमरान जी 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 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो हम चूंकि अरमला ने कहा कि हम फ्लॉस पे भी बात करते हैं, तो फ्लॉस पे जरा बात कर लेते हैं। वो एक बात कही जाती है कि जीत जो है वो खामियों को छुपा देती है, लेकिन ये कुछ खामियां ऐसी हैं, जैसे हमने सलमान की सिलेक्शन के हवाले से हमने बात की थी, फवाद को हमने शामिल ना करने के बारे में बात की थी, अजहर अली की प्रेजेंस के ऊपर बात की थी। आई थिंक एक इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में भी कुछ इतने ही 4-5-6 रन बना के अजहर अली आउट हुए। ये इस सारी सूरत हाल को देखते हुए और ज़्यादा जो फ्लॉज हमें नज़र आए, फिर दूसरी जानिब जो बॉलर्स का सिलेक्शन था, पेसर्स की जो सिलेक्शन थी, उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए। यानी कि हमने अपनी कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि हम एक कमज़ोर टीम को उतारते गॉल को देखते हुए, और हमारी बैटिंग लाइन भी नहीं चली। तो क्या ये जो फ्लॉज हैं, इसके बावजूद हमें ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करना चाहिए मिर्जा साहब, या नहीं तब्दीलियां चाहिए, नागुज़ीर हैं? देखिए इमरान, जो 11 रुकनी कॉम्बिनेशन था वो तो हम खुशकिस्मत थे कि हम जीत गए, कि बाबर आजम की बैटिंग, फिर अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग। लेकिन आप जिस टीम के साथ मैदान में उतर रहे हैं उसमें 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन और टेल बहुत लंबी थी। 5 जो थे वो बॉलर्स थे, जिनमें 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स। मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए, नोमान अली को इन्हें शामिल करना चाहिए था। अगर श्रीलंका 3 स्पिनर्स खिला सकता है तो क्या कबात थी, नवाज के साथ नोमान अली आते, सीजन कैंपेनर है, हसन अली की जगह वो आ सकते थे। और इसी तरीके से बैटिंग लाइनअप में सलमान अली आगा यंग है, उनको एक ऐसी टर्निंग विकेट पर उनका डेब्यू करा दिया गया। उनका डेब्यू अगर कराना था तो पाकिस्तान में कराते, वहां पर फवाद आलम को खिलाना चाहिए था। अजहर अली की आपने बात की इमरान, अजहर अली गुज़िश्ता 6 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ 124 रन बना सके और उनका तकरीबन 20 रन फी इनिंग्स का रन औसत है। तो इसको देखते हुए अजहर अली आउट ऑफ फॉर्म है। 95 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा तो है, लेकिन उनको आराम कराया जा सकता है। ये नहीं कह रहे कि उनको डिस्कार्ड कर दें, उनको आराम करा सकते हैं। शान मसूद इंतजार में बैठा है अपनी बारी के, जिसने गुज़िश्ता सीजन में काउंटी में 1000 से ज्यादा रन स्कोर किए। और शान मसूद उन क्रिकेटर्स में शामिल है जब आखिरी मरतबा पाले केले में पाकिस्तान ने 371 रन का हदफ अबूर किया था, तो उसमें 125 रन शान मसूद ने बनाए थे अब से 7 साल पहले 2015 में, और यूनुस खान ने 171 रन बनाए थे। तो एक ऐसा प्लेयर जो 7 साल पहले श्रीलंका का टूर कर चुका है, अभी भी वो ग्रीन कलर की बिब पहने बैठा हुआ है। मेरी समझ में ये टीम का सिलेक्शन नहीं आता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऑब्वियसली अब दूसरा टेस्ट मैच है मिर्जा साहब, उसमें भी ऑब्वियसली हमें 1-0 से बर्तरी तो है, बट स्टिल दूसरे मैच के अंदर भी हमें, क्या आपको लगता है इसी स्ट्रैटेजी, इसी टीम उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा? और साथ साथ अब्दुल्ला शफीक की बात ज़रूर हम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस पे भी बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत जो कहा जाए कि हाईलाइटेड रही, तो ये गलत नहीं होगा। अरमला, आपने बिल्कुल सही कहा। अब्दुल्ला शफीक सियालकोट में पैदा हुए, 22 साल उनकी उम्र है और उन्होंने अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया। उनके वालिद शफीक अहमद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके 1994-95 से 2002-2003 तक, और 26 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। और उनके ताया जो है अब्दुल्ला शफीक के, अरशद अली, वो मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। 4 वनडे वो खेले, 2 वो खेले 2004 के एशिया कप में श्रीलंका में, 2 वो पाकिस्तान में खेले 2008 के एशिया कप में। तो अब्दुल्ला शफीक ने अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया। अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू में सेंचुरी बनाई थी अब्दुल्ला शफीक ने, और छठा
बेस्ट मैच था ये उनके कैरियर का, दूसरी सेंचुरी। इससे पहले वो 96 रन पर कराची में आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो अब्दुल्ला शफीक का मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक नजर आता है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, अल्लाह उनको नजर बद से बचाए। बड़ा कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, इमरान इसकी तारीफ करेंगे कि जिस तरीके से बैटिंग करते हैं बड़े कॉम्पैक्ट हैं और उनमें टेम्परामेंट बहुत है, टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट। आप देखिए 408 गेंदें उन्होंने खेली है इस इनिंग्स में जो पाकिस्तान जीता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक एक ऐसी फाइंड है जो हमारे मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकती है। तो मिर्जा साहब, ये नजरे बद किसकी है जिससे अल्लाह उनको बचाए? नजरे बद आपको तो पता ना वो किसकी नजरे बद होती है ऐसे प्लेयर्स के ऊपर? वो नजरे बद उन लोगों की होती है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट में टीम सिलेक्शन में सिफारिश को प्रमोट करते हैं। अगर वो सिफारिश को प्रमोट ना करें तो उनकी नजरें बद नहीं लगेगी, लेकिन अगर वो अपने भतीजे को ले आए, अपने भांजे को ले आए, तो फिर नजरें बद तो लग सकती है। एक्सीलेंट, ठीक है मिर्जा साहब, कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी गए। कोशिश करें हमारे पास आए ताकि हमसे फिजिकली भी आपसे मुलाकात भी हो। मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे जी और उन्होंने तज्जिया किया। अब्दुल्ला शफीक की हम बात करें, देयर इज नो डाउट एज मिर्जा इकबाल बेग साहब सेड के ही इज अ वेरी गुड फाइन और ही इज जस्ट 22। तो अभी मुझे लगता है कि जस्ट बिगिनिंग। हम अपने बहुत से ऐसे प्लेयर्स को जाये कर देते हैं, उन पे तवज्जो ना देके। अगर बोर्ड तवज्जो देता है, वो खुद मेहनत करते हैं, तो आई थिंक वी गोना फाइंड अनदर बाबर आजम मे बी इंशाल्लाह, होपफुली। चलिए जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ माशी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इसके बाद माशी सूरत हाल के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट आया है। स्टेट बैंक का ये कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह में अमरीकी डॉलर 12% इजाफे के साथ 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है और दिसंबर 2021 से डॉलर के मुकाबले में रुपये ने 18% अपनी कदर खोई है। स्टेट बैंक का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी रुपये की जो कदर है, इसमें हालिया मंदी मार्केट के तयशुदा शरह तबादला के निज़ाम की एक खसूसियत है, जिसके मुताबिक वो खुद अपने आप को एडजस्ट करता है। गुज़िश्ता 3 रोज़ में डॉलर 14 रुपये महंगा हुआ है और गुज़िश्ता रोज़ डॉलर जो मजबूरी तौर पर कीमत की अगर हम बात करें तकरीबन 225 रुपये में ट्रेड हुआ है। उधर स्टॉक मार्केट ये कह रही है कि यहाँ पे शदीद मंदी है, सरमायाकारों के अरबों रुपये डूब गए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल भी सारी सूरत हाल का जिम्मेदार सियासी अदम इस्तेहकाम को ठहराते हैं और ये काफ़ी हद तक दुरुस्त भी लगता है। पिछले 2 दिन में जो रुपया हुआ है उसके अंदर यहाँ पर सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नज़र में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जो हलचल है उसकी ज़्यादा वजह है, क्योंकि हम इंपोर्ट जो हमारा रुपए के ऊपर प्रेशर होता है वो इंपोर्ट की वजह से होता है। जब हम इंपोर्ट ही रोक चुके हैं, जब हमारा एक्सपोर्ट और रेमिटेंस इंपोर्ट के बराबर आ गई है, तो इस किस्म के नंबर आने की कोई जवाब नहीं है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि स्टेट बैंक ने इंटर बैंक में मुकम्मल कंट्रोल खो दिया है। रुपए की जो कदर है वो मज़ीद गिरेगी और महंगाई का मज़ीद तूफान आएगा। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारा रुपया जो है वो डॉलर के निस्बत बहुत गिर रहा है। स्टेट बैंक ने इंटर बैंक में ये टोटल जो है कंट्रोल जो है वो बिल्कुल लूज कर दिया है और ये फ्री फॉल है। जो रुपये की ये जो नीचे डिप्रिसिएशन हुई है इससे और बढ़ेगी। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा और किसके ऊपर आएगा? आम आदमी पे आएगा। और आप हमें कह रहे हैं कि जी भविष्य तो बस ठीक हो रही है। तरीन साहब को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे रुपए का तूफान बदतमीजी आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती मौजूद हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और कराची से हमारे साथ लाइव हैं। उनसे बात करते हैं, वो क्या सूरत हाल में बताते हैं। एहतशाम बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ताज़ा तरीन सूरत हाल में बताइए इस वक्त आप चूँकि स्टॉक मार्केट में है, आगाज़ कैसा हुआ है आज? जी आज जो गुज़श्ता 3 रोज़ से डॉलर की कदर में जो नुमाया इजाफा हुआ है इंटर बैंक मार्केट में, तकरीबन अब तक आज तक तकरीबन 15.5 रुपये का इजाफा हो चुका है डॉलर। और ये जो डॉलर की कदर में जो तसलसल से इजाफा है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सरगर्मियों को मुतासर कर रहा है और यही वजह है कि आज कारोबार का आगाज़ मनफी और मुस्बत दोनों अंदाज में हुआ और अब तक 100 पॉइंट्स के अंदर मनफी और वक्फे के साथ मनफी और मुस्बत जोन में जा रहा है।
मार्केट की सरगर्मियां मुतासर हैं, क्योंकि सरमायाकारों में एतमाद का फुकदान है, मईशत के हवाले से भी, सियासत के हवाले से भी। इस वक्त आप देख सकेंगे तो कि हमारे कैमरामैन आपको बताएंगे कि इस वक्त KSE 100 इंडेक्स की ताज़ा तरीन हाल ये है कि वो 0.25% मामूली तेज़ी के साथ चल रहा है और इंडेक्स तकरीबन 40,461 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है, जबकि डॉलर की कदर इस वक्त 65 पैसे के इजाफे से 225 रुपया 56 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, तो आपने जिस तरह कहा कि सरमायाकारों का के एतमाद के ना होने की एक बड़ी वजह, एतमाद ना होने की वजह से ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो डॉलर है वो दोबारा से ऊपर जा रहा है और रुपए की कदर कम हो रही है। तो आपका सर्वे क्या कहता है कि आपकी बात हुई है कुछ इन्वेस्टर्स से यहाँ पे, वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सियासी सूरत हाल तो अभी आने वाले कुछ दिनों तक हमें मजीद ऐसी ही रहती नज़र आती है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ताहम ये ज़रूर कहा है कि वफाकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो उसके बावजूद भी जो सरमायाकारों का एतमाद है वो बहाल नहीं हुआ। एहतिशाम? हाँ जी, सरमायाकार कोई अच्छी खबर के मुंतज़िर हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रवां हफ्ते के एक सेशन में, यानी कि गुज़श्ता रोज़ मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद कुछ 85-90 पॉइंट्स की तेज़ी रूनुमा हुई थी, और वो उस तेज़ी की बुनियादी वजह जो रेकॉर्डिक में एक गैर मुल्की कंपनी की जानिब से $7 अरब की जो खतीर सरमायाकारी है, उसके मुस्बत असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सरगर्मियों पर मुरतब हुए। ठीक है। और एहतिशाम कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, इंटरबैंक रेट तो डॉलर का 225 रुपए और आपने कहा 65 पैसे इजाफा हुआ है उसमें। ये तो है ऑफिशियल, जो स्टेट बैंक ने भी शाये किया हुआ है, लेकिन कल कुछ साफ़ी हजरात ने ये भी ट्वीट्स की कि इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट में 240 रुपए तक भी नहीं मिल रहा। कुछ इस तरह की स्पेकुलेशंस मौजूद हैं। क्या ऐसी स्पेकुलेशंस हैं नंबर 1, और इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? जी देखें, कल ये अफवाहें मार्केट में ज़र गर्दिश रही हैं कि डॉलर के जो ऑयल सेक्टर इंटरबैंक मार्केट में बाज़ बैंक्स जो हैं वो ऑयल इंपोर्टर्स के लिए 241 रुपये के हिसाब से, फी डॉलर के हिसाब से वो LC खोलने की पेशकश कर रहे थे, और डेफिनेटली ये इम्पैक्ट फिर ओपन मार्केट में भी पड़ती है। ओपन मार्केट का लामहाला इंटरबैंक से रेट कुछ ज़्यादा होता है, कुछ पैसे या कुछ रुपए ज़्यादा होते हैं। ठीक है एहतिशाम, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया एहतिशाम मुफ्ती पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उनका कहना था कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इट स्टार्टेड विद पॉजिटिव ट्रेंड, लेकिन अब आगे क्या जाती है, पूरा दिन में क्या सूरत हाल रहती है, आपको आगाह करते रहेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब वक्त है सफर शर्त का, जिसमें आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की सबसे बुलंद आबशार। अगर आपने नहीं देखी तो हमने भी नहीं देखी, मिलकर देखते हैं। आइए इस किस्त में पाकिस्तान की एक बुलंद तरीन आबशार की जानिब सफर का इरादा करते हैं। वादिये गिज़र क्या है? वादिये गिज़र पानी है, और बेअंत पानी है, शफाफ पानी है, हर तरफ पानी है। वादिये गिज़र क्या है? वादिये गिज़र सरसब्ज चरागाहों की सरजमीन है, अखरोट के बुलंद दरख्तों की सरजमीन है। वादिये गिज़र क्या है? वादिये गिज़र तारीखी आसार की सरजमीन है, लोक कहानियों की धरती है, बुलंद आबशारों की सरजमीन है। आइए इस किस्त में आपको एक ऐसी बुलंद आबशार की जानिब लेकर चलते हैं जिसका जिक्र बहुत कम लोगों ने किया है, बहुत कम लोगों ने सुना है। इस आबशार की जानिब जाने के लिए हमें एक ट्रैक करना पड़ेगा। इस ट्रैक का आगाज हुपर गांव से होता है। हुपर गांव गाकूच शहर से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। गाकूच से 15 मिनट के फासले पर एक सरसब्ज गांव आता है जिसका नाम हुपर है। यहाँ हुपर गार्डन से
ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक का मुकम्मल दौरानिया तकरीबन 1 घंटा या कुछ ज़ायद है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये होपर गांव है और इससे काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ इन अजीबो-गरीब पत्थरों में आए और यहाँ पे कुदरती केव्स बनी हुई हैं और ये आइडिया बुनियादी तौर पे फरद साहब का है कि इनको भी रूम्स में कन्वर्ट किया जाए। इस रेत में एक दीवार बनाऊंगा, ये पत्थर सारे इसके अंदर आएंगे, आगे से थोड़ी लकड़ी के गिर लगाएंगे नीचे सर में, कोई गिर ना जाए। यहाँ से बैठ के कुर्सी में बैठ कर नजर कर सकते हैं, पत्थर के ऊपर बैठ कर नजर कर सकते हैं, क्योंकि लोग नेचर को चाहता है और मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि नेचर को हम आगे डेवलप करें। अभी आप मेरे साथ और इस साइड से मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाटरफॉल है और ये जो ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ों से, उसको आप डाइवर्ट करके इधर ले आएंगे? बिल्कुल ला सकते हैं, कोई क्या बात है, कोई मसला नहीं। सारे गिरंडी होगा, ये सारा पानी इधर से गुजर करूँगा साहब नहीं फवारे। और आप घरों में बैठे होंगे और आप मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे ले जाएंगे। सर ये हम सोचते यार लोगों को इसका पता चले, क्योंकि लोग आजकल ये चाहते हैं। ये होमो सेपियंस से पहले कि किसी एक शख्स से आपकी मुलाकात हो रही? हम मुख्तलिफ गारों से होते हुए इस वक्त चढ़ाई चढ़ते हुए एक बड़ी ख़ास जगह पहुँचे हैं और फरद साहब हमारे साथ हैं। गारों से तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसमें इंसान तो नहीं थे, लेकिन मेरी गारों वाले इंसानों से मुलाकात ज़रूर हुई। कैसे वो लोग गारों में रहते होंगे, बहुत ही कमाल गारें हैं, बहुत ही अजीब व गरीब और बड़ी कमाल। और अगर ये आइडिया आप इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं उसको लोगों की रिहाइश के लिए, तो ये बहुत ही वंडरफुल और कमाल आइडिया होगा। वो गार किसी भी गिरेगी तो नहीं? नहीं वकार भाई, गार बहुत मजबूत गार है, गिरने की चांस नहीं, क्योंकि नीचे खेत है, ऊपर बड़ा पत्थर है, पत्थर के बीच में गार बना हुआ है, कोई चांस। लेकिन हमने किसी से टेस्ट करवाया? हाँ टेस्ट करवाया, मुख्तलिफ हमारे इधर इदारे है, फोकस हमारे फोकस हाँ एकेडन के इदारा थे, सारे उन पत्थरों को मैंने लाकर उनको दिखाया। उन्होंने कहा यार बहुत सख्त पत्थर है, या कोई स्लाइडिंग इससे पहले रिकॉर्ड में तो नहीं पता चलता है, तो वो नहीं ये कहा। तो फिर मैंने इसके ऊपर सोचा यार ये गारों के अंदर ऐसे मैं कमरे बनाऊँ, यूनिक चीज़ बने लोगों के लिए, लोग हमारे पास। अच्छा अभी हम जिस यूनिक जगह बैठे हैं इसके बारे में बताइए। हाँ इसके बारे में ये कि इधर एक आप देखेंगे तो इंसानी शेप का ये जो बना हुआ, ये एक चेहरा है, ये इसकी नाक बनी हुई है, ये इसका मुंह है और इसका बॉडी है, और इसी साथ का ये और आपको देखो तो आपको कवरिंग करके बनाए शायद बहुत पुराने दौर में बनाया गया है। मैंने एज इट इज इसको छोड़ दिया। अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई ऐसे इसके जो माहिरीन को लाएंगे, सर्च कराएंगे है ये क्या चीज़ है। हाँ देखिए, अगर तो ये क्योंकि शेप्स बड़ी अजीबो गरीब सी हैं और ये आर्कियोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं, और मेरी मिसेज आर्कियोलॉजिस्ट हैं लेकिन वो ऊपर आई नहीं, वो बच्चे नीचे थे, लेकिन मैं अभी तस्वीरें वगैरह खींच के उनसे हो सकता है ये, लेकिन वो खुद आके जब तक ये आर्कियोलॉजिस्ट देखेंगे नहीं तो उनको आइडिया नहीं होगा कि ये सिर्फ पानी की वजह से, उसकी वजह से ये शेप्स हैं, लेकिन बड़ी अजीबो गरीब। ये देखें ना जिस तरह ये आँख है और ये बहुत ही अजीबो गरीब सी है और कमाल है। ये तो एक जिसको योगा कहते हैं, ये जिसको मोक्षा कहते हैं, ये शांति, ये सुकून, उसके लिए बड़ी अच्छी जगह है। हाँ नहीं योगा वाला अभी मैं आपको इसके बाद योगा वाला मैं पत्थर दिखाऊंगा। योगा वाला भी मेरे पास है सर। नहीं योगा क्या मतलब, वहाँ पे लोग योगा करते हैं? योगा नहीं, ऐसे योगा की स्टाइल का एक पत्थर बना हुआ है, क्योंकि उधर मुझे वो सिर्फ वो प्रोफेसर मुझे बता रहे थे कि ये पुराने ज़माने में, बुद्धिस्ट ज़माने में उनका इबादतगाह टाइप का चीज़ था कि उधर से वो आप बंदा जब देखा तो टोटल आसमान आपको नजर आता है, तो वो सेंस उसकी तरफ जा रहा था। तो वो चीज़ें मैं इसके बाद नेक्स्ट मेरे आपको लेके मैं उस जगह में जाऊंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताएं वाटरफॉल किधर है? वाटरफॉल में अभी यहाँ से कोई 10-15 मिनट और लगेगा, वाटरफॉल में आपको ले जाऊँगा। ये 10-15 मिनट काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन थकावट दूर हुई इंशाल्लाह, अभी थकावट दूर हुई। अब शायद फिर आप मुझे कहेंगे राजा साहब ये चीज़ें कहेंगे। ये एक और के मेरे पास इसके आगे जो पोर्शन में बुधा का नक्श बने हुआ है, इंसानी शेप्स बने हुए, पीछे साइड इसके केवे।
ये सारा एक सिलसिला है वाटरफॉल्स का, ये मुसलसल जो है वो, और उसकी आवाज़ आपके साथ आती रहती है। जो बड़ी वाटरफॉल है उसकी जानिब ट्रैक जारी है और बहुत स्टीप है शुरू में, अब आगे तो देखें क्या होता है। उससे पहले एक वाटरफॉल थी जहाँ पे गुलमिती में, वहाँ वापसी में मैं गिरा था और बुरा गिरा था। बुरा गिरना वो होता है जिसमें आपका घुटना जो है वो लगे पत्थर को, तो वो बुरा गिरा था। टखना उसको भी चोट आई थी, वैसे घुटना भी जो है वो भी सीधा लगा था। तो लेकिन वो जो वाटरफॉल थी गुलमिती वाली, वो ऐसी थी कि उसके लिए ये जो कीमत है बस मतलब बिल्कुल ठीक कीमत है, इतना हो जाता है किसी भी ट्रैक में। और चढ़ते हुए गिरने का अंदेशा कम होता है। तमाम हादसा पहाड़ों पे, चाहे वो माउंटेनियर हैं चाहे वो ट्रैकर हैं, कोई भी है, नॉर्मली जो हादसा पेश आते हैं ये हमेशा डिसेंट पे पेश आते हैं, जब आप उतर रहे होते हैं उस टाइम के पेश आते हैं। और उसकी एक दो वजूहत हैं नफ्सियाती हवाले से। एक तो आप क्योंकि आपने वो अचीवमेंट जो भी है वो कर ली होती है, डेस्टिनेशन पे पहुंच के आप वापस, तो आप ज़हनी तौर पे कुछ ज़्यादा सुकून में होते हैं, तो रिफ्लेक्सेस या आपकी मोटर उस तरह काम नहीं कर रही होती जिस तरह उसको तवज्जो से करनी चाहिए। तो एक तो ये होता है, और दूसरा डेफिनेटली आप एग्जॉस्टेड भी होते हैं। तो जब भी उतरना जो है वो बहुत ही एहतियात से और बहुत ही तवज्जो से और बहुत ही एनर्जी से उसको सेव रखें एनर्जी को, क्योंकि उतरना जो है वो भी एक मुश्किल काम है। ट्रैक में चढ़ाई बहुत ज्यादा है लेकिन कोई ज्यादा खतरनाक जगह नहीं है। इस ट्रैक पर पत्थरों की अजीबो गरीब शक्लें नजर आती हैं। पत्थरों की ये अजीबो गरीब शक्लें लाखों साल के बाद बनी हैं। ट्रैक के दौरान जिधर देखें अजायबात फितरत पर ही नजर पड़ती है। अगली किस्त में हम पाकिस्तान की एक बुलंद तरीन आबशार की जानिब सफर जारी रखेंगे। एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें वफेरा फैज आज हमें बता रही हैं लाहौर में जारी पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 के बारे में क्या देखा, क्या हो रहा है वहाँ पे। इस हवाले से वफेरा फैज बता रही हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। नाज़रीन, एक दौर था जब हॉकी के चर्चे पूरी दुनिया में थे और फिर एक दौर ऐसा भी आया कि पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस से हॉकी का नामो निशान बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी हॉकी ज़वाल का शिकार हो गया। और अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 का इनेकाद किया गया है। तो आज हम आपको ये ज़बरदस्त सी गेम दिखाएंगे, खिलाड़ियों से आपकी बात भी कराएंगे और इनसे जानेंगे कि हॉकी के रिवाइवल के लिए ये क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं अफशा नौरीन, जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अफशा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अफशा, मुझे ये बताएं कि ये जो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान आर्मी का, और क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और बहुत सारे प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों को आना चाहिए यहाँ पे हॉकी की प्रमोशन के लिए। हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए, देखने आना चाहिए, प्लेयर्स को बकअप करना चाहिए, और क्योंकि हमारा नेशनल गेम भी है तो हमें मिलजुल के इसको वापस लाना है। अच्छा अफशा, आप खुद भी हॉकी की प्लेयर हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप खेल चुकी हैं, तो मुझे ये बताएं कि ख़वातीन उस तरह से दिलचस्पी लेती हैं अब हॉकी में?
बिल्कुल लेती हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगी तो मेरा तो टाइम, मेरा दिन नहीं गुजरता जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करती। मुझे हॉकी मेरा सिर्फ खेल नहीं है, मेरे लिए जुनून है। अच्छा मुझे ये बताएं, स्कूल और कॉलेजेस में भी हॉकी को उस तरह से नहीं खेला जाता। क्रिकेट की टीम्स बनाई जाती हैं, बैडमिंटन की टीम्स बनती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हॉकी की टीम नहीं बनती। तो इस पे क्या कहेंगे? लोग ये भूल गए हैं कि नेशनल गेम हॉकी है, शायद क्रिकेट को समझ लिया हुआ है, क्योंकि हॉकी को हम प्रमोट नहीं करते। जब लोगों को दिखने को नहीं मिलेगी, आई थिंक हॉकी बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग गेम है, इंटेंस गेम है, फास्ट होती है और थोड़े टाइम की होती है। जो लोग मेरा ख्याल है देखना शुरू कर देते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है ना वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है हॉकी में। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना वो ज्यादती करते हैं कि हम लोग दिखाते नहीं है। अभी इतना अच्छा इवेंट हो रहा है ताकि लोग देख सके, उनका इंटरेस्ट बढ़े और बच्चे हॉकी में आए। तो आखिर में वो जितने नौजवान आपको इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिलखसूस लड़कियां, उनको क्या कहना चाहेंगी कि हॉकी में उन्हें कितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए और क्यों? सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए है मैसेज कि वो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। हॉकी हमारा नेशनल गेम है और हम इसको छोड़ नहीं सकते। टाइम वापस आएगा, होपफुली हम लोग हॉकी में फीमेल भी अच्छी लेवल पे जाके हॉकी खेलेंगी। और जिस तरह से मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हॉकी एक टीम गेम है और टीम गेम होने के बावजूद मैंने अपनी मेहनत की और मैंने लीग हॉकी खेली। तो आप लोग भी कभी हिम्मत ना हारे, जो आपका गोल है उस पर मेहनत करते रहें, आप उसको अचीव कर लें। थैंक यू सो मच अर्पिशा फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद याकूब साहब, जो इंटरनेशनल हॉकी के प्लेयर हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? वालेकुम, बिल्कुल ठीक है सर। इस टाइम जो नेशनल हॉकी स्टेडियम में चैंपियनशिप खेली जा रही है, इसके बारे में बताएं कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे फ्यूचर में? फ्यूचर में अगर सिलेक्शन कमेटी बैठी है कि हमारे ये जूनियर बच्चे जो हैं ना वो बिल्टअप होंगे, जूनियर वर्ल्ड कप होना, उसके लिए भी हम तैयारी करनी है हमने। तो सर ये चैंपियनशिप जो है इसका फाइनल किस दिन खेला जाएगा और किस वक्त खेला जाएगा? ये 23 जुलाई को इसका फाइनल है। ठीक है। फैसलाबाद अपने पूल में नंबर 1 है। अच्छा। और इस वक्त जो ये मैच जो हो रहा है, इस वक्त राना ज़हीर और सरगोदे का मैच हो रहा है। इस वक्त भी राना ज़हीर की क्लब जो है नंबर 1 पोजीशन पे है, इसके 7 पॉइंट हैं इस वक्त। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम में फाइनल खेला जाएगा? मेरे हिसाब से तो फैसलाबाद और राना ज़हीर में खेला जाएगा। अच्छा सर, चैंपियनशिप तो खेली जा रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये स्टार्ट हुई और अब नेशनल लेवल पे मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो खेलों के मैदान है, अगर इस टाइम भी मैं अपना स्टेडियम देखूँ तो ये खाली नज़र आता है। इसकी क्या वजह आपको लगती है? एक मैच करा लें इंडिया और पाकिस्तान का, ये स्टेडियम भर सकता है। हम ज़रूर अपील कर रहे हैं पूरे लाहौर को कि अपनी फैमिली के साथ ये मैच देखने, ये बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है। अच्छा, और यहाँ की एंट्री टिकट फ्री है? और इन्होंने एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री रखी हुई है, इस पे कोई पैसा नहीं ले रहे, वो उल्टा कुछ आपको खाने पीने को भी देंगे। थैंक यू सो मच याकूब साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो सब मुझे ये बताएं कि कौन से क्लब का आप हिस्सा हैं? मैं अलिया महाराकी क्लब सरगोदा से हूँ, कैप्टन हूँ उनका। कैप्टन है आप उनके? तो मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान हॉकी टीम में खेलने का इत्तेफाक हुआ है आपको? जी, मैं 2014 से ऑनवर्ड 2019 तक खेला हूँ पाकिस्तान टीम। अब जो रिवाइवल जो किया जा रहा है हॉकी का, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा आर्मी का इकदाम है, जिससे ग्रास रूट लेवल पे हमारे यंग प्लेयर जो आ रहे हैं उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, उनको अच्छी हॉकी खेलने का मौका मिल रहा है। तो आपने अपनी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको किस तरह से रेडी किया? उनको इसी तरह से रेडी किया कि उनको बताया कि यहाँ से आपका फ्यूचर है। जो यंग प्लेयर हैं उनको ये बताया कि अच्छा खेलेंगे तो आपको आगे कैंप्स में आने का मौका मिलेगा और अच्छी हॉकी खेलने का मौका मिलेगा। बड़ी काबिल-ए-दीद चीज़ ये है कि स्टेडियम में मुझे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे भी नज़र आए, जबकि स्कूल और कॉलेजेस में हॉकी जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये कितना एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हॉकी पसंद है? जी। कितनी पसंद है? बहुत। तो खेलते हो स्कूल में? जी। मैच इस टाइम जारी है, तो मुझे बताओ कौन सी टीम लगता है आपको जीतेगी? ब्लैक टीम जीतेगी या ब्लू? ब्लू। ब्लू जीतेगी? और क्यों जीतेगी? अच्छा खेल रहे हैं हम। आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें तो क्रिकेट का शौक होता है, लेकिन आप अपने क्लास फेलोज के साथ यहाँ हॉकी का मैच देख रहे हैं। नहीं, हॉकी जो है हमारी नेशनल गेम है, सिर्फ क्रिकेट एक गेम नहीं है। हमें बाकी गेम्स भी देखनी चाहिए और वैसे भी हमारी नेशनल गेम है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो हॉकी आपको खुद पसंद है? जी। खेलते हो खुद भी? जी। तो मुझे ये चीज़ बताओ कि इस टाइम आप यहाँ पे स्टेडियम में मौजूद हो, आप देख रहे हो कि जो क्राउड है वो इतना ज़्यादा नहीं आया, जबकि यहाँ पे जो टिकट है वो फ्री है। तो आप क्या कहना चाहोगे लोगों को कि हमारी कौमी खेल है? असल में ये है कि लोगों को ज़्यादा जो जुनून होता है ना क्रिकेट का होता है, तो हॉकी का लोगों के अंदर जुनून नहीं। अगर लोगों के अंदर जुनून पैदा हो जाए ना कि ये हमारी कौमी खेल है, तो लोग क्यों ना देखने आए इसको भी।
व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ राना ज़हीर क्लब के एक मेंबर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली मुर्तज़ा। अली, मुझे ये बताएं कि आपके क्लब ने अभी तक कितने मैचेस खेले हैं? इस पूरे इवेंट में जो ये शहर के इवेंट से स्टार्ट हुआ था, ये शहर की इतने भी क्लब से, उस वक्त से अभी तक हम कोई मैच नहीं हारा हमारा क्लब। तो मुझे ये बताएं, जब ग्राउंड में उतरते हैं तो क्या जज्बा होता है, दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जब अपोजिट टीम का प्लेयर जब सामने आता है तो क्या चीज़ चल रही होती है माइंड में? हमें मोटिवेट करके भेजा जाता है हमारे कोचेस। वो कहते हैं कि भाई आपने ये नहीं सोचना कि गलती कर रहे हो, गलती हो गई है तो आपने वो माइंड पे सवार कर लेनी है, आप परफॉर्मेंस अपनी ख़राब करो नहीं। गलती हो गई सो हो गई, उसको आप लीव करो, छोड़ दो उसको, आप आगे फोकस करो, इंशाल्लाह तुम जीत के निकलोगे और तुम कर सकते हो हर काम। ज़बरदस्त जी। चैंपियनशिप अपने नाम करने का जज्बा रखते हैं? जी बिल्कुल, हम पूरा ज़म है, इंशाल्लाह हम ये चैंपियनशिप जीतेंगे और अपने क्लब का, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक ये जो चैंपियनशिप है, इसमें कौन सी टीम जो है वो आपको टफ लगी? तो फैसलाबाद की टीम है और एक सरगोदा की टीम है। इस चैंपियनशिप के इख्तिताम के बाद आगे के क्या प्लान है आपके? ये एक तो इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया, ग्रास रूट लेवल पे हॉकी बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी। इस तरह के इवेंट्स होते रहें तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पाकिस्तान ज़्यादा हॉकी जो है ज़्यादा अरसा पीछे रहेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सफ़े अव्वल की टीमों में शामिल होगी जैसे पहले थी इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि नेशनल टीम में खेलने का अज़म भी रखते हैं? जो ग्रीन शर्ट है पाकिस्तान की, वो हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि मैं वो शर्ट पहनूँ और पाकिस्तान का झंडा मेरे सीने पर बना हुआ हो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मसूदुर रहमान, इंटरनेशनल हॉकी के अंपायर हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। एक दौर था जब हमने वर्ल्ड कप भी अपने नाम किए और हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड भी हमारे पास है, लेकिन हम अपनी जीत को बरकरार नहीं रख पाए। एक वक्त था कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था, एक वक्त था कि पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन था, एक वक्त था कि एशियन चैंपियन थे, एक वक्त था कि चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास थी, जूनियर वर्ल्ड कप हमारे पास था। लेकिन ये ऐसा ऐसा करके ये सारे एजाज़ात हमारे से खोते गए, तो आज हम इस मकाम पे खड़े हैं कि आज हमारी टीम 18वें नंबर पर है। लेकिन इस टूर्नामेंट से उम्मीद हो चली है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ कदम उठाया गया। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से यही अपील है कि वो आएँ, आके हमारे प्लेयरों की हौसला अफजाई करें। टिकट भी कोई नहीं है और ये फ्री है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शफीक भट्टी, असिस्टेंट टूर्नामेंट डायरेक्टर इस चैंपियनशिप के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि हमारे खेल के मैदान आबाद क्यों नहीं है? खेल के मैदान जी हमारे आबाद ज़रूर हैं, लेकिन पब्लिक जो है ना वो नहीं आती। इस टूर्नामेंट से ये ग्रास रूट लेवल से शुरू हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, पहले डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर इंटर रीजन में हुआ, फिर ये प्रोविंशियल भी हुआ, अब ये नेशनल लेवल का हो रहा है। इस तरह के 2-4 टूर्नामेंट आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो है मैदान है ये खुद ब खुद ही आबाद हो जाएंगे। हुकूमत को क्या क्या इकदाम करने चाहिए और कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए ताकि हॉकी का रिवाइवल हो सके? गवर्नमेंट को ग्रास रूट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए। सर, हम अपनी यूथ को किस तरह से इस गेम की तरफ ला सकते हैं? यूथ को देखें जी, अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट होंगे तो यूथ खुद ब खुद ही आ जाएगी। जी, तो नाज़रीन, आज के सेगमेंट में हमने आपको हॉकी का मैच दिखाया और ये भी दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हॉकी के रिवाइवल के लिए कोशा है। इस चैंपियनशिप का फाइनल 23 जुलाई शाम 5:30 बजे खेला जाएगा और आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने घरों से निकलें, पाकिस्तान के इन हीरोज़ को सपोर्ट करें। यहाँ पर एंट्री फीस किसी किस्म की नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ आना है और यहाँ पर आके पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आईसीसी ने वनडे और टी20 की आलमी रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर आजम दोनों फॉर्मेट्स में बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। दिस इज अबाउट क्रिकेट। आपको बताएं, वनडे की बैटिंग में बाबर आजम पहले और बैटिंग रैंकिंग में इमामुल हक पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर हैं, जबकि विराट कोहली चौथी पोजीशन पर विराजमान है। एक दर्जा फर्क पड़ा है। बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट एक बार फिर पहले नंबर पर हैं, जसप्रीत बुमराह दूसरी पोजीशन पर चले गए हैं, जबकि पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। शकीबुल हसन फ्रॉम बांग्लादेश ऑलराउंडर्स में पहले नंबर पर हैं। टी20 में भी बाबर आजम की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर विराजमान है, बल्कि उनके साथ मौजूद है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर। और इसके साथ साथ हम अगर बात करें टेस्ट रैंकिंग के अंदर तो बाबर आजम इसमें चौथे नंबर पर हैं। अगर अगला टेस्ट भी बेहतर जाता है तो बाबर आजम कैन बी ऑन नंबर 1 स्पॉट इन 3 फॉर्मेट्स। जबरदस्त जनाब, ये तो हमने इनकी जो ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंसेस की बात की, लेकिन ऑफ द ग्राउंड भी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। अब्दुल्ला शफीक की एक वीडियो कल बड़ी वायरल हुई जिसमें वो गाना गा रहे
रहे हैं और वो कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। शफीक के अलावा भी हमारी टीम में बहुत सारे सिंगर्स हैं। आई रिमेंबर मैंने आजम खान का एक इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे गाना सुना था, वो भी बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं और गाना गाते हैं। सो आजम खान, अब्दुल्ला शफीक, बहुत सारे छुपे रुस्तम में डांसर्स भी बहुत अच्छे हैं। फ्रॉम वेस्ट इंडीज, उन्होंने तो ऑफिशियल वीडियो और हमारे तो डांसर्स भी बहुत अच्छे हैं। खैर उमर अकमल को कौन भूल सकता है, उनके क्लासिक स्टेप्स जो उनके यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। खैर जबरदस्त अब्दुल्ला शफीक, आप न सिर्फ बहुत अच्छी फाइन है क्रिकेट को लेकर, बहुत अच्छी बैटिंग आपने की है, जबरदस्त इंकिशाफ उन पे हुआ कि आप इतना अच्छा गिटार भी बजाते हैं और गाते भी बहुत अच्छा है। सो आई थिंक यू गॉट एन ऑल्टरनेटिव करियर एज वेल, साथ साथ लेके चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज शो जी। आई होप कि आपको अच्छा लगा है, अगर लगा है तो जरूर फीडबैक दीजिएगा और सोशल मीडिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।